हाय गाइस। सो हमने कल हेक्सर ओलिन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया था। तो आज हम उस कर्व को समझेंगे। हेक्सर ओलिन का जो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में हमारा जो कर्व यूज़ होता है उसको हम स्टडी करेंगे। बट इस मॉडल को समझने के लिए कुछ अजम्पशंस मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये अजम्पशन है कि हेक्सर ओलिन ने इस मॉडल को डिराइव करने के लिए कुछ अजम्पशंस लिए थे। क्या अजम्पशन है? पहला अजम्पशन है कि उन्होंने टू कंट्रीज़ को अजम्पशन में लिया था इसको स्टडी करने के लिए। ए एंड बी वो मैंने लिखे नहीं है। टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी लिए हैं जो कि लेबर एंड कैपिटल हैं, और दो गुड्स लिए हैं एक्स एंड वाई, ऑफ विच वाई इज लेबर इंटेंसिव एंड एक्स इज कैपिटल इंटेंसिव। तो कहीं ना कहीं थ्री फैक्टर्स हो गए इसमें। इस मॉडल को स्टडी करने के लिए दो कंट्रीज़ हैं, दो गुड्स हैं, एंड देन उसमें कंट्रीज़ में वन इज़ लेबर इंटेंसिव एंड वन इज़ कैपिटल रिच। ठीक है। सो कंट्री बी को हमने लेबर अबांडेंट लिया है एंड कंट्री ए को हमने कैपिटल रिच लिया है। एंड इसको स्टडी करने के लिए हमने जो कंपटीशन लिया है मार्केट के बीच में, वो परफेक्ट कंपटीशन लिया है इन बोथ द कम्युनिटी एंड द फैक्टर मार्केट्स, एंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्शन फंक्शन आर होमोजीनियस ऑफ द फर्स्ट डिग्री। मतलब होमोजीनियस ऑफ फर्स्ट डिग्री क्या होता है कि यहाँ पे जो रिटर्न्स टू स्केल होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब जो तुम इनपुट डालोगे आउटपुट भी उसी रेट से निकल कर आएगा बाहर, कांस्टेंट रेट पर। और यहाँ पर एक और अजम्पशन लिया है क्योंकि ये ट्रेड हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन होना जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिया है कुछ भी नहीं है, निल है। एंड और भी कुछ जो फैक्टर्स हैं ट्रेड को डिराइव एस्टैब्लिश करने में जो हेल्प करते हैं वो भी यहाँ पर नहीं लिए गए हैं इस मॉडल को स्टडी करने के लिए। और डिमांड कंडीशंस जो है काफ़ी आइडेंटिकल है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है। सो ये कुछ अजम्पशन है मॉडल को स्टडी करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रेशियो पढ़ लेते हैं। कैपिटल लेबर रेशियो कैसे यूज़ किया गया है। सो कैपिटल लेबर रेशियो ऐसे यूज़ किया गया है, कि जो एक कंट्री ए जो है वो तुम्हारी कैपिटल अबंडेंट ली गई, कैपिटल रिच ली गई है। ठीक है। और जो लेबर अबंडेंट कंट्री है वो कंट्री बी को लिया गया है। ठीक है। अगर कंट्री ए कैपिटल अबंडेंट है दैट मीन्स इस पर बहुत सारा कैपिटल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कैपिटल बहुत ज़्यादा है तो दैट मीन्स उसका कैपिटल जो होगा यहाँ पे मतलब न्यूमरेटर में ज़्यादा तुम्हारा अमाउंट होगा एंड डिनोमिनेटर में लेस होगा, बिकॉज वो कहीं ना कहीं अपने कैपिटल को यूटिलाइज करेगी एज कम्पेयर टू लेबर। और कंट्री बी का क्या होगा? कंट्री बी तुम्हारी क्योंकि लेबर अबांडेंट है तो कहीं ना कहीं तुम्हारा अपना लेबर को ज़्यादा रखेगी। दैट मीन्स यहाँ पर लेबर ज़्यादा होगा और यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा होगा। सो मैथमेटिक्स में अगर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर तो वो ओवरऑल ज़्यादा होता है फ्रैक्शन एज कम्पेयर टू वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर ज़्यादा है। तो इसी वजह से ग्रेटर देन का साइन यहाँ पर है। सिमिलरली ये तुम्हारे मतलब कहीं ना कहीं मैं एंडाउमेंट्स की इंटेंसिटी बता रही हूँ। सो दिस वॉज फैक्टर एंडाउमेंट एंड यहाँ पे इंटेंसिटी बताऊँगी, इंटेंसिटी ऑफ फैक्टर्स कि भाई प्राइस इन रिलेशन टू प्राइस क्या मामला है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है, जैसे कैपिटल ज़्यादा अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है वो सस्ती होगी कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू द अदर कंट्री। तो प्राइस ऑफ कैपिटल इन कंट्री ए इज लेस एज कम्पेयर टू प्राइस ऑफ लेबर। तो ये फ्रैक्शन कम हो जाएगा बिकॉज न्यूमरेटर जो है वो छोटा एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। एंड सिमिलरली यहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो प्राइस कम होगा तो ये वाला फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। और इस मॉडल को स्टडी करने के लिए हमें आइसोक्वान के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। आइसोक्वान्स क्या होते हैं? ये एक वैसे इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लिया जाता है विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल विद अदर फैक्टर्स टेकिंग रिमेनिंग कांस्टेंट वी गेट द सेम आउटपुट। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आइसोक्वान बनाती हूँ तो डिफरेंट लेबर और कैपिटल रेशियो पे मुझे आउटपुट जो है, ये मेरा कहाँ जा रहा है, ये आउटपुट जो है सेम होगा। ठीक है।
सो ये हमें सेम आउटपुट देने वाला है बट डिफरेंट कैपिटल लेबर रेशियो में। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, अपना ये मेन द हेक्सर-ओलिन का जो डायग्राम है इसको स्टडी करेंगे। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा फॉर योर कन्वीनियंस एडजस्ट कर देती हूँ। हाँ, तो बहुत बढ़िया तरीके से हेक्सर-ओलिन ने ये कर्व एक्सप्लेन किया है। उन्होंने ये दो आइसोक्वांट्स लिए हैं। ठीक है, पहला आइसोक्वांट है वो कमोडिटी एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए है, और ये दूसरा आइसोक्वांट है कमोडिटी वाई को प्रोड्यूस करने के लिए है। ठीक है, और जो कंट्री ए है उसका जो बजट पी ए है वो दोनों को टेंजेंशियली पास करता है, एक्स को भी और वाई को भी। एक्स को वो ई पे पास करता है और वाई को वो डी पे पास करता है। ठीक है, बट कंट्री ए, क्योंकि कंट्री ए का हमने अजम्पशन लिया है वो कैपिटल रिच है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैपिटल रिच में वो कंट्री ए वही गुड प्रोड्यूस करेगी जिसमें ज़्यादा कैपिटल लग रहा है, कम लेबर लग रहा है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, यहाँ से कंट्री ए का कैपिटल वो इतना यूज़ कर रहे हैं और लेबर वो इतना यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स इतना ज़्यादा कैपिटल, लेबर इतना सा। ये डिज़ायरेबल सी बात है भाई कंट्री ए के लिए। मगर अगर मैं ये वाला पॉइंट दूँ, डी देखूँ, तो वो कैपिटल कम कर दिया, लेबर ज़्यादा कर दिया। मतलब ये तो बहुत कॉस्टली अफेयर हो जाएगा कंट्री ए के लिए, बिकॉज वो कैपिटल रिच है। सिमिलरली मैं कंट्री बी का देखती हूँ। कंट्री बी का अगर मैं बजट लाइन करूँ, मैं इसको मैंने नेम नहीं किया, मैं इसको नेम कर देती हूँ। अगर कंट्री बी का बजट लाइन P1B है, ठीक है, P1B ले लेते हैं। P1B है उसका बजट लाइन। तो गुड वाई को प्रोड्यूस करने में कंट्री बी को कैपिटल तो कम लग रहा है, लेबर ज़्यादा लग रहा है। तो ये डिज़ायरेबल सी बात है, क्योंकि भैया हमारी जो कंट्री बी है हमने एक अजम्पशन लिया है कि वो एक लेबर अबंडेंट कंट्री है, तो उसके लिए जो लेबर है वो सस्ती पड़ेगी। अगर मैं एक सिमिलर पैरेलल टू दिस P1B एक बजट लाइन बनाती हूँ in order to intersect to be tangential to the indifference or the isoquant of commodity X, में एक बजट लाइन बनाती हूँ, वो L से पास करती है। और यहाँ पे मैं देखती हूँ कि भाई जो कंट्री B है उसके लिए X को प्रोड्यूस करने के लिए L पॉइंट पर कैपिटल ज़्यादा लग रहा है, लेबर कम लग रहा है। और तो भाई ये उसके लिए डिज़ायरेबल नहीं है कंट्री बी के लिए, बिकॉज वो तो लेबर अबंडेंट है, वो क्यों उतना खर्चा करे। तो ये लोग क्या डिसाइड करते हैं, कंट्री ये डिसाइड करती है कि मैं तो तुम्हारा कमोडिटी एक्स प्रोड्यूस करती हूँ, तो वो ई वाला पॉइंट लेती है वहाँ पर। मतलब कैपिटल लेबर रेशियो वहाँ वो जो वहाँ पे सेट हुआ है उसको वो डिज़ायरेबल मान के उसी चीज़ में प्रोडक्शन करती है कमोडिटी एक्स में। और जो कमोडिटी वाई, वो जो कंट्री वाई है वो कहती है कि भाई मैं कमोडिटी वाई लेती हूँ बिकॉज एट जी पॉइंट कमोडिटी वाई को लेबर ज़्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू कैपिटल, और ये मेरे लिए बहुत डिज़ायरेबल है। तो और इनसे जो इनको प्रोड्यूस करके जो हम सेल करेंगे, तो क्यों ना कंट्री बी कहती है, क्यों ना तो कंट्री बी ए से कहती है कि मैं लेबर में इंटरेस्टेड हूँ, मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है और लेबर प्रोड्यूस करना, इट्स लाइक एफिशिएंट फॉर मी। तो while I get the revenue in producing commodity Y, I'll get the commodity X in return। ठीक है, तो यही एक्सचेंज सेटअप हुआ। ये नहीं कि दोनों कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, नो, समझदारी की बात यही है कि कंट्री ए को तुम्हारा कमोडिटी एक्स प्रोड्यूस करनी चाहिए और कंट्री बी को गुड वाई प्रोड्यूस करना चाहिए। और इसी तरीके से हेक्सर-ओलिन ने इंटरनेशनल फ्री ट्रेड थ्योरी को और बढ़िया तरीके से ओवर रिकार्डियन कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटिव एडवांसमेंट पे सेट किया था। सो आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट्स बहुत मतलब डिफ़िकल्ट लगते हैं एंड थोड़ा सा इन पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये हमारे रोज़मर्रा की ही बातें हैं जो हम एक रैशनल डिसीजन लेंगे। थैंक यू सो मच।